जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, अगर आपको एग्जाम के समय डर लग रहा है कि हमारा मैथ की वजह से एग्जाम क्रैक नहीं हो पाएगा, तो यह वीडियो आपके लिए सुनहरा भविष्य लेकर आती है, क्योंकि मैथ की जो शिक्षण विधि है वो बिल्कुल अलग होती है। और मैथ की अगर शिक्षण विधि अगर आपने कर ली ना, 11 विधियां हम 10 मिनट में पढ़ाएंगे। इन 11 विधि से आपका एग्जाम इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको भरोसा खुद ही नहीं होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और कंसंट्रेशन के साथ हम एग्जाम्पल से लेकर सारी चीजें, हम गुण दोष सब कुछ हम यहां पर रखने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट आपको देख लेना है कि विश्लेषण विधि क्या है। बच्चों ने कहा यहां देखिए विश्लेषण विधि वगैरह संश्लेषण विधि किस तरीके से अलग है, क्या दोष हैं, क्या इनके एडवांटेज हैं। तो ठीक है ना, तो सारी चीजें जो है हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो आइए यहां विश्लेषण विधि क्या कहती है। देखिएगा, इस विधि में हम ज्ञात से या अज्ञात से, अब अज्ञात और ज्ञात क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूं। अज्ञात का मतलब होता है जो चीज हमें नहीं पता है, ज्ञात का मतलब वो होता है जो चीज हमें पता है। यानी इस विधि में हम अज्ञात से ज्ञात की तरफ, जो हमें नहीं पता है वहां से शुरू करते हैं, और जो पता है यानी हम उसको मालूम करते हैं। समझ में आया? जैसे अगर नहीं आपको समझ में आया, कह रहा है कि एग्जाम्पल में सिद्ध करें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दो समकोणों के बराबर होता है, यानी समकोण के बराबर होता है। मतलब पहले से नहीं पता है, हमें सिद्ध करना पड़ेगा और जो रिजल्ट आएगा वो ज्ञात होगा। तो कुल मिलाकर विश्लेषण विधि ये कहती है कि अज्ञात से ज्ञात की तरफ हम चलेंगे, जो हमें नहीं पता है वहां से शुरू करेंगे और बाद में जो रिजल्ट आएगा वो ज्ञात होगा, जो पता होगा। इसका प्रयोग कहां पर होता है? इसका प्रयोग होता है रेखा गणित प्रमेय को सिद्ध करने के लिए होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना। विश्लेषण विधि में अगर देखा जाए तो गुण यानी एडवांटेज क्या होते हैं, आइए इनको जान लेते हैं। यहां पर ध्यान देना है कि स्वयं समस्या का समाधान करने, हल खोजने पर बल देती है कौन सी विधि? ये विश्लेषण विधि। स्थायी ज्ञान उत्पन्न होता है, मतलब जो ज्ञान होता है वो स्थायी होता है, क्योंकि इसमें करके सीखा जाता है, क्योंकि इसमें आपने एफर्ट्स दिखाए हैं, इसमें आपने सिद्ध किया है, समस्या को सॉल्व करने के लिए, समाधान करने के लिए हल किया है, इस पर समय दिया है, तो ज्ञान जो होगा वो स्थायी होगा। यह मनोवैज्ञानिक विधि है या मनोविज्ञान विधि है, जो बालक में अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करती है। खोज करने की क्षमता यानी अन्वेषण, अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना, इससे इसका विकास होता है। यानी जब आप सिद्ध करोगे तो आप अपना दिमाग लगाओगे, आप ऐसे करोगे तो दूसरी विधि से करोगे, दूसरी नहीं तीसरी विधि से करोगे। तो अन्वेषण विधि पर आधारित कौन सी विधि है? विश्लेषण विधि है। अगर हम कहें कि भाई गुण हमने देख लिए, दोष क्या हो सकते हैं, डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं इसके विश्लेषण विधि के, इसमें अधिक समय लगता है, छोटी कक्षा के बालकों के लिए अनुपयोगी मानी जाती है, कुशल अध्यापक की आवश्यकता होती है, तर्क शक्ति की जरूरत होती है। क्योंकि भैया आप करके सीखोगे तो समय तो जरूर लगेगा, सिद्ध करोगे तो समय जरूर लगेगा। ठीक है ना। छोटी कक्षा के बालकों के लिए बिल्कुल अनुपयोगी होगी, क्योंकि बच्चा ये छोटी क्लास के लिए नहीं बल्कि ये बड़े बच्चों के लिए है, बड़ी क्लास के लिए है। कुशल अध्यापक की आवश्यकता होती है, जिससे कोई अगर समस्या आ रही है टेक्निक्स में तो दिक्कत ना हो। और तर्क शक्ति की जरूरत होती है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि तर्क करना यहां पर बिल्कुल, क्योंकि सॉल्व करोगे तो चीजों को आप तर्क संगति के माध्यम से ही करोगे। आइए संश्लेषण विधि में देखिएगा। संश्लेषण विधि क्या है? ये दूसरी विधि है, यह विश्लेषण विधि का पूरक है। इस विधि में ज्ञात से यानी पूरी तरीके से अगर हम देखें तो यह संश्लेषण विधि जो है ना, ये सिंथेसिस मेथड है, ये विश्लेषण का थोड़ा सा उल्टा है ना। अब देखा जाए कि इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की तरफ चलते हैं, अब उसमें अज्ञात से ज्ञात की तरफ, इसमें ज्ञात से अज्ञात, बस यहां ध्यान रखना है, आपको मिक्सअप नहीं कर देना है। छोटे छोटे खंडों से प्राप्त जानकारी को जोड़कर संश्लेषण किया जाता है। छोटे छोटे अगर समस्या है तो उसको तोड़ तोड़ कर चीजों को देखा जाता है कि हाँ ये सही है, ये सही है, ये सही है। तो ज्ञात से अज्ञात की तरफ हम चलेंगे तो हमारा संश्लेषण विधि, एग्जाम्पल में जैसे a बराबर b है, ये ज्ञात है, b बराबर c है, ये ज्ञात है, तो अतः a बराबर हम c कर देंगे। अर्थात ज्ञात बातों को का प्रयोग अगर हम करेंगे तो अज्ञात की खोज की जाती है ना। जो हमें पता है, जैसे हमें पता नहीं, हमें पता है केवल का से कबूतर होता है, इसके आगे नहीं पता है। फिर हमारे टीचर ने बताया कि खा से खरगोश भी होता है, तो ज्ञात था, फिर हम अज्ञात की तरफ, इसी तरीके से हम गा की तरफ जाएंगे, इसी तरीके से हम घा की तरफ जाएंगे, है ना। तो मतलब क्या है, आप उजाले से अंधेरे को समाप्त कर रहे हो, है ना। पहले उजाले में हो, आने वाला अंधेरा है उसको आप समाप्त कर रहे हो। गुण क्या है? ध्यान दीजिए, यह विधि सरल, सूक्ष्म और क्रमबद्ध है।
समस्या का हल जल्दी निकलता है अर्थात कम समय लेती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि विश्लेषण में ज़्यादा समय लेता था, क्योंकि वहाँ सिद्ध करना होता था। अगर क्वेश्चन में आ जाए रेखा गणित में प्रयोग होने वाली विधि तो विश्लेषण। अगर क्वेश्चन में यहाँ पर यह पूछा जाए कम समय लेने वाली विधि तो संश्लेषण। अगर क्वेश्चन में यह पूछा जाए स्मरण शक्ति के विकास में मदद करने वाली विधि तो संश्लेषण। मंद बुद्धि वाले छात्रों के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर आएगा कि मंद बुद्धि वाले छात्रों के लिए कौन सी विधि उपयोगी है, तो संश्लेषण विधि है। ज्यादातर गणितीय समस्याएं इस विधि से ही हल की जाती हैं क्योंकि यह कम समय लेती है। आइए डिसएडवांटेज देख लेते हैं इसके। संश्लेषण विधि एक्चुअल में रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है। अन्वेषण क्षमता यानी खोज करने का विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि विश्लेषण में हो पाता है, क्योंकि वहां पर आप सिद्ध करते हो, वहां से आप अज्ञात से ज्ञात की तरफ जाते हो। अर्जित ज्ञान अस्थायी होता है, क्योंकि आप रट रहे हो तो अर्जित ज्ञान अस्थायी होता ही होता है। यह विकास में सहयोग नहीं करती है, तार्किक क्षमता और चिंतन रहित विधि है। विकास में सहयोग नहीं करती है क्योंकि तार्किक चिंता इसमें नहीं होती है, तार्किक क्षमता नहीं होती है, चिंतन नहीं होता है, क्योंकि यह सिंपल सी बात है रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है। तो क्वेश्चन में अगर आ जाए संश्लेषण विधि किस पर आधारित है, तो रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है। आगमन विधि, इस विधि में पहले छात्रों के सामने उदाहरण रखे जाते हैं, फिर उनके आधार पर नियम बनाए जाते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, इस विधि में पहले छात्रों के सामने, ध्यान दीजिएगा, आगमन विधि एक तीसरी विधि है, इंडक्टिव मेथड कहा जाता है इसको, और इसको अरस्तु ने खोजा है। इस विधि में पहले छात्रों के सामने उदाहरण, यानी हम कहेंगे कि एग्जाम्पल टू रूल कौन सी विधि चलती है, एग्जाम्पल टू जो रूल चलती है वो है इंडक्टिव मेथड है। फिर उनके आधार पर नियम बनाए जाते हैं। मतलब मैंने कहा फिर से, एग्जाम्पल से शुरू हुए हैं, रूल की तरफ चले हैं। एग्जाम्पल हमारे सामने होगा, हम रूल बनाएंगे। अब यहां पर आपको 3 लाइनें ध्यान देनी है। इस विधि में 3 कार्य किए जाते हैं इंडक्टिव मेथड के। पहला कार्य सामने आ रहा है वो है विशिष्ट से सामान्य की ओर, दूसरा कार्य आ रहा है ज्ञात से अज्ञात की ओर, तीसरा कार्य सामने आ रहा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो ये जो है ये हमारे 3 कार्य हैं, ठीक है ना। विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो आगमन विधि के 3 कार्य, विशिष्ट से सामान्य, फिर से रटवाऊंगा आपको, ज्ञात से अज्ञात और स्थूल से सूक्ष्म। अब देखिएगा यहां पर ध्यान दीजिएगा कि आगमन विधि के गुण क्या हैं, एडवांटेज क्या है। यहां से क्वेश्चन आता है कि कौन सी विधि वैज्ञानिक विधि पर आधारित है, तो आगमन विधि आधारित है। स्वयं से कार्य करने के कारण अधिक स्थायी अधिगम होता है। यानी यही दोस्तों सिंपल सी बात अगर देखी जाए, जो आगमन विधि है वो लगभग समान पाई जाती है विश्लेषण की। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह खोज करने पर बल देती है, स्वयं से कार्य करने पर बल देती है, और ज्ञान स्थायी होता है। वैज्ञानिक विधि है, खोज पर है, और व्यवहारिक और जीवन में लाभप्रद विधि है। दोस्तों गुण में 3 पॉइंट और जानिएगा दोस्तों। इसके द्वारा बालक में स्वयं कार्य करने की क्षमता का विकास होता है, बालक सदैव जिज्ञासु रहता है, यह छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि है। इसके द्वारा बालक में गणित, ये पॉइंट एग्जाम में 100% आता है। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि ये विश्लेषण में थोड़ी सी और आगमन में थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, क्योंकि यहां पर आपको ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। इसके द्वारा बालक में गणित के प्रति रुचि बनी रहती है, इसीलिए कहा जाता है कि गणित को पढ़ाना है तो उसकी नींव को तैयार करना होगा। आइए आगमन विधि के डिसएडवांटेज देख लेते हैं, दोष क्या हैं। यह धीमी विधि है, समय अधिक लगता है, विश्लेषण की तरह अधिक परिश्रम करना पड़ता है, अधिक सोच की आवश्यकता होती है। बस 2 ही है, और बिल्कुल सही बात है। समय अधिक लगेगा तो ज्ञान तो स्थायी होगा, और परिश्रम करना पड़ेगा तो सोच, भैया सोच की आवश्यकता, सोच भाई कह रहा है कि सोच की आवश्यकता है, तो सोच तो भैया होनी चाहिए, अच्छी बात है ना। दोष क्या है इसमें, लेकिन फिलहाल दोष पढ़ते हैं तो पढ़ना पड़ता है। परिणाम पूर्णतः सत्य नहीं होते, कई बार छात्र गलत निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, फिर दूसरी तरीके से फिर नए सिरे से करते हैं। इस विधि का कक्षा में सदैव प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ये हाँ थोड़ा सा दोष माना जा सकता है। आइए निगमन विधि को देखते हैं, डिडक्टिव मेथड। इसको किसने खोजा, तो आंसर आपको लॉक करना है, अरस्तु ने खोजा। किसने खोजा बेटा, अरस्तु ने खोजा, ठीक है, याद रखना है। निगमन और आगमन अरस्तु ही लॉक करेंगे। यह विधि आगमन विधि के विपरीत है। इस विधि में पहले भाषा, सूत्र एवं निर्देश को बता दिया जाता है, फिर सत्य सिद्ध किया जाता है। मतलब कहा जाता है कि इसमें जो है नियम से उदाहरण की तरफ, ये रूल टू एग्जाम्पल चलती है। अब क्या चलेगी बेटा, रूल टू एग्जाम्पल चलेगी। निगमन विधि जो है बेटा वो क्या करती है, वो नियम से उदाहरण की तरफ, और आगमन विधि उदाहरण से नियम की तरफ। इतना फर्क है, ठीक है। यहां 2 चीजें आपको याद रखनी है, सामान्य से विशिष्ट, वहां विशिष्ट से सामान्य की तरफ, या विशेष से सामान्य की तरफ। विशेष को विशिष्ट ही कहा जाता है, सामान्य से विशिष्ट या सामान्य से विशेष आएगा तो डिडक्टिव होगा। तो वहां विशेष से सामान्य आगमन,
सामान्य से विशेष निगमन, स्थूल से सूक्ष्म आगमन, सूक्ष्म से स्थूल निगमन, है ना, उल्टा आपको याद रखना है। आइए गुण जान लेते हैं। यह विधि गणित शिक्षण कार्य को अत्यंत सरल बना देती है। इस विधि से छात्र अत्यंत सरलता से व शीघ्रता से ज्ञान प्राप्त करता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कम समय लेती है और सरलता से चीजों को सीख जाती है। अंक गणित एवं बीज गणित शिक्षण निगमन विधि के में सहायक सिद्ध होती है। पॉइंट नोट किया जाए, अंक गणित और बीज गणित में प्रयोग होने वाली विधि कौन सी है? निगमन विधि है। कम परिश्रम एवं समय की बचत होती है, स्मरण शक्ति का विकास होता है, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलो, यह अमनोवैज्ञानिक विधि है। यह दोष हम डिसएडवांटेज पढ़ रहे हैं निगमन विधि के। यह अमनोवैज्ञानिक विधि है क्योंकि इसमें छात्र नियम व सूत्र की खोज स्वयं नहीं करते बल्कि उन्हें याद करते हैं। कुल मिलाकर अगर कहा जाए कि निगमन विधि रटने की प्रवृत्ति पर आधारित है, ये नोट कर लीजिएगा, क्योंकि याद करते हैं, सिंपल सी बात है। इनमें मिलने वाला ज्ञान अस्थायी होता है, जो समय तक नहीं रहता है, बहुत समय, लंबे समय तक नहीं रहता है। यह बात दिमाग में बैठा लो। आते हैं प्रयोगशाला विधि पर। देखिएगा दोस्तों, प्रयोगशाला विधि पर आते हैं और यहां पर ध्यान देना है। प्रयोगशाला विधि की अगर मैं बात करता हूं तो कहता है कि इस विधि में छात्र स्वयं गणित की प्रयोगशाला में यंत्रों, उपकरणों तथा अन्य सामग्री की मदद से गणित के तथ्य, नियमों व सिद्धांतों की सत्यता की जांच करते हैं। क्योंकि नाम ही है लैबोरेटरी मेथड और क्योंकि काम ही है प्रयोगशाला विधि, तो बच्चे स्वयं गणित की प्रयोगशाला में यंत्र, उपकरण के माध्यम से गणित के तथ्यों की जांच करेंगे, सिद्धांतों की जांच करेंगे और निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। बोलो कोई दिक्कत? इस विधि में करके सीखने के सिद्धांत पर बल दिया जाता है। पाइथागोरस प्रमेय एग्जाम्पल के स्वरूप में पाइथागोरस प्रमेय की प्रयोगशाला में, यानी पाइथागोरस प्रमेय को प्रयोगशाला में सिद्ध करना कि पाइथागोरस प्रमेय कैसे आई है, तो उसको प्रयोगशाला में सिद्ध कर दिया, लैबोरेटरी मेथड के अंतर्गत आएगा, ठीक है। गुण क्या है प्रयोगशाला विधि के? छात्र प्रयोगशाला के उपकरणों का कुशल प्रयोग करना सीखते हैं। प्रयोगशाला में किया गया कार्य जो होता है वो स्थायी होता है। यह एक रुचिकर विधि है। बच्चा कहता है अरे ये तो मजा आ रहा है, इसमें बड़ा रुचि है। तर्क क्षमता का विकास होता है, क्योंकि भैया बिल्कुल बात सही है, क्योंकि यह सिद्ध करने पर आधारित है, यह रटने पर आधारित नहीं है, तो तर्क क्षमता का विकास तो होगा ही होगा। आइए दोस्त देख लेते हैं डिसएडवांटेज क्या है। यह खर्चीली विधि है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्रयोगशाला में जो उपकरण होते हैं वो कहीं ना कहीं बड़े महंगे होते हैं और कोई समस्या क्रिएट होती है, गड़बड़ होती है, तो फिर कहीं ना कहीं उसका भुगतान तो करना पड़ता है। भुगतान का मतलब है कि उसका नुकसान तो होता ही होता है। ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि बच्चे उपकरण से सीखने की जगह खेलना शुरू कर देते हैं। सही बात है, कम संख्या वाली कक्षाओं के लिए उपयोग में लाई जा सकती है। आइए ह्यूरिस्टिक की अगर मैं बात करूं तो यह है छठी विधि, अनुसंधान विधि, जिसको ह्यूरिस्टिक विधि कहा जाता है, जिसको खोज विधि कहा जाता है। ह्यूरिस्टिक शब्द एक ग्रीक यानी ह्यूरिस्को शब्द से आया है, जिसका अर्थ है मैं खोजता हूं। आर्मस्ट्रांग ने इस विधि की खोज करी है। याद रखिएगा, क्वेश्चन में आता है कि ह्यूरिस्टिक विधि के जनक कौन है, तो आर्मस्ट्रांग है। ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है खोज विधि, या ह्यूरिस्टिक का मतलब एक और आता है अन्वेषण विधि। ध्यान दीजिएगा, अन्वेषण विधि अगर आ जाए एग्जाम में, तो अन्वेषण विधि की अगर मैं बात करूं तो इसको खोज विधि ही कहा जाता है। चलो, ह्यूरिस्टिक शब्द से स्पष्ट है कि यह विधि स्वयं खोज करके या अपने आप सीखने की विधि है। इस विधि का प्रयोग विज्ञान के लिए भी किया जाता है। इस विधि में शिक्षक किसी विषय वस्तु के बारे में सीधे सीधे नहीं बताता है, बल्कि प्रश्नों द्वारा छात्रों को स्वयं खोजने को कहता है। इस विधि में छात्र निष्क्रिय, यहां पर श्रोता होना चाहिए, श्रोता मात्र न रहकर स्वयं अन्वेषक या आविष्कारक बन जाते हैं। समझ रहे हो ना? कुल मिलाकर कहा जाता है कि बच्चे के करके सीखने पर बल देने वाली विधि है अनुसंधान विधि। इसमें बच्चा श्रोता मात्र न रहकर एक अन्वेषण या अन्वेषक या आविष्कारक बन जाते हैं, क्योंकि यह समय जरूर लेती है लेकिन स्वयं खोजने के ऊपर आधारित है। ये सीखने वाली एक ऐसी विधि है जो प्रयोग पर आधारित है। समझ में आया? इसमें एक शिक्षक किसी विषय के बारे में ऐसे सीधे सीधे नहीं बताता है, बल्कि उसको खोजने के आधार पर बताता है, करके सीखने पर आधार के ऊपर बताता है। अनुसंधान विधि की बात अगर कर रहे हैं, यानी ह्यूरिस्टिक विधि की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर गुण इसके देख लेते हैं। इस विधि में तर्क करने, कल्पना, चिंतन, निरीक्षण, तुलना आदि का विकास होता है। गणित शिक्षण में यह विधि बहुत लाभदायक सिद्ध होती है। गुण की बात अगर करी जाए तो यह विधि छात्र को ज्ञान की खोज करने की स्थिति में रखती है। यह विधि छात्रों को स्वयं गणित कार्य करने हेतु प्रेरित करती है और स्व अध्याय की आदत का निर्माण करती है। इसमें छात्र स्वयं अन्वेषक बन जाता है, जिसको अन्वेषण कहा जाता है। चलो,
दोस्त की बात करें तो यह विधि छात्रों को गलत नियम, निष्कर्ष अथवा सिद्धांतों पर पहुंचा सकती है। यह एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि उनका मस्तिष्क इतना परिपक्व नहीं होता है कि वे अपनी गलती को समझ पाएं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, बहुत जबरदस्त पॉइंट है। समस्या समाधान विधि की बात करें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को अगर देखा जाए तो इस विधि में शिक्षक छात्रों के सामने एक समस्या रखता है और छात्रों को समस्या को हल करने के लिए अपने विचार व सुझाव रखने को बोलता है। छात्र अपने तर्क एवं निर्णय से उस समस्या को सुलझाने का प्रयास करते हैं। समस्या बालक के जीवन से संबंधित होनी चाहिए। इस विधि में समस्या सरल होती है, तो यह विधि करके सीखने के सिद्धांत पर कार्य करती है। समस्या समाधान विधि यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड एक ऐसी विधि है जो समस्या यानी एक छात्र के सामने समस्या रखी जाती है, छात्र समस्या को हल करने के लिए अपने विचार व सुझाव रखता है या उस समस्या को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ता है, बस इतना है। अगर देखा जाए इसका गुण तो यह एक वैज्ञानिक ढंग से आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, क्योंकि खुद भैया करो। इस विधि में सदैव छात्र जो है क्रियाशील रहता है। इस विधि में छात्र स्वतंत्र होकर स्वयं कार्य कर सकता है। तर्क शक्ति का विकास होता है। छात्रों में समस्या समाधान की योग्यता का विकास होता है। ठीक है ना, ये बात दिमाग में आपको बैठा लेनी है। वीडियो सुपर फास्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि वीडियो आपको लीव करनी है। हम अगर एफर्ट्स दिखा सकते हैं, हम अगर फेफड़े फाड़ सकते हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे ब्रिलियंट बच्चे हो, चाहे वीडियो कितनी सुपर फास्ट हो, आप कैच करने की क्षमता रखते हो, वीडियो को रोक कर चीज़ों को पढ़ने की क्षमता रखते हो या रखती हैं, है ना। चलिए, दोस्त की बात अगर कर लें तो यदि समस्या कठिन हो तो छात्र में विषय के प्रति रुझान कम हो जाता है। यदि समस्या की भाषा सरल ना हो तो छात्रों की सूची में कमी आती है और समय अधिक लगता है, क्योंकि भैया प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड खुद से करने के ऊपर आधारित है। प्रयोजन विधि की बात करें तो प्रोजेक्ट मेथड के जनक कौन है, प्रयोजन विधि के जनक कौन है, एग्जाम में कई बार आता है, हर बार पूछा जाता है, तो किलपैट्रिक है। इस विधि में संपूर्ण कार्य को योजना बनाकर किया जाता है। इसमें किसी भी समस्या के समाधान के लिए छात्र स्वयं अपनी तर्कशक्ति के द्वारा कार्य करता है तथा हल हो जाता है। प्रयोजन विधि के जनक कौन है, किलपैट्रिक है। ठीक है, अगर हम एडवांटेज देखें इसके, छात्र में क्रियात्मक और सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है। बिल्कुल सही बात है, क्रिएटिव बच्चा होता है, सृजनशील बच्चा होता है। छात्रों में निरीक्षण, तर्क और निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। दोस्त की बात करें तो इसके प्रयोग से सभी पाठों को नहीं पढ़ाया जा सकता, डिसएडवांटेज है इसका। व्याख्यान विधि की अगर मैं बात करूं तो यह शिक्षण की सबसे प्रचलित विधि है। इस विधि में एक शिक्षक किसी विषय या समस्या के बारे में व्याख्यान देता है। व्याख्यान तर्कपूर्ण, व्यवस्थित और आकर्षित होना चाहिए ताकि छात्र का ध्यान विषय पर केंद्रित रहे। इस विधि में प्रश्न उत्तर और उदाहरणों का प्रयोग किया जाता है। मतलब मैं कहने का मतलब ये बता देता हूं कि व्याख्यान विधि यानी लेक्चर मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें छात्र बैठा रहता है और एक शिक्षक को अपना कार्य करना होता है। भाई पूरी तरीके से अगर देखा जाए, क्लासरूम में टीचर बोल रहा है तो इसको क्या है, लेक्चर मेथड कहा जाता है। शिक्षण की सबसे ज़्यादा प्रचलित विधि है। एक शिक्षक विषय के बारे में समझाता है, जो हमेशा चल रही है, आज भी चल रही है, समझाता है और बच्चा सुनता है। और बच्चा अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बच्चा पूछता है। लेकिन याद रहे कि एक शिक्षक को क्या करना है, तर्कपूर्ण, व्यवस्थित तरीके से, आकर्षित माध्यम से उस चीज को, उस विषय को पढ़ाना चाहिए। इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। यह किसी विषय को पढ़ाने की या पढ़ने की सबसे सरल विधि है। इसमें छात्रों का ध्यान विषय पर केंद्रित रहता है, ये तो गुण हो गया। डिसएडवांटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। व्याख्यान विधि में क्या है, छात्र निष्क्रिय रहता है, यानी ये छात्र केंद्रित विधि नहीं है, ये है शिक्षक केंद्रित विधि। यह विधि जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के सीखने पर बल नहीं देती है, मतलब खुद नहीं कर सकते हो आप। इसमें जो है क्या है, छात्र पर ध्यान नहीं दिया जाता है, खुद लेक्चर मेथड होता है और अपने लेक्चर पर ध्यान दिया जाता है। 10वां ध्यान दीजिएगा, 10वां और 11वां बस इतना ही है, बस 2 लाइन का है। प्लेवे मेथड में क्या है, प्लेवे मेथड की अगर मैं बात करूं तो इसके जनक हैं हेनरी कार्डवेल कुक हैं। इस विधि में शिक्षक छात्रों को संपूर्ण ज्ञान खेल के माध्यम से देता है। इस विधि में अगर देखा जाए तो इस विधि को फ्रॉवेल ने दिया था, इसका नाम हेनरी कार्डवेल कुक ने रखा। इस विधि में शिक्षा को पूर्ण रूप से खेल केंद्रित बनाने का प्रयास किया गया। अगर मैं कह दूं दोस्तों कि क्या इसके फ्रॉवेल जनक हैं, जी नहीं, खेल विधि के जनक हैं कार्डवेल कुक हैं। किंडरगार्टन पद्धति के जनक हैं फ्रॉवेल, लेकिन दिया खेल विधि किसने है, फ्रॉवेल ने दिया है। गुण की बात करें तो छात्रों की खेल में स्वाभाविक रुचि होती है तो बच्चों का मन लगा रहता है। इस विधि द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, भावनात्मक, शारीरिक और मानसिक विकास हो जाता है। यह विधि करो और सीखो के सिद्धांत पर आधारित है। दोस्त डिसएडवांटेज की बात करेंगे
तो कुछ बच्चों में शारीरिक शिथिलता के कारण इस विधि में कठिनाई आती है, क्योंकि एक खेल विधि है। और खेल विधि का मतलब है कि अगर कोई बच्चा दिव्यांग है, अगर कोई बच्चा इस तरीके का है, डिसेबल है, तो उसके लिए दिक्कत होगी ही होगी। और आज का यह अंतिम दोस्तों डिस्कशन मेथड, विचार विमर्श विधि की बात करें तो इस विधि में बालक व अध्यापक अपने तर्कों द्वारा अपनी समस्याओं को एक दूसरे के अनुभव व ज्ञान के आधार पर सुलझाने का प्रयास करते हैं। तो ये विचार विमर्श हो गया, सिंपल सा मेथड था। अगर आपने गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी का टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए GURUJI की स्पेस WORLD, अभी तुरंत पीडीएफ आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं, अभी अभी हमने प्रोवाइड कराई है। GURUJI की स्पेस WORLD गुरुजी वर्ल्ड सर्च करेंगे और उसमें एक ग्रीन लोगो मिलेगा, उस पर टिक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लें। हर बहन हर भाई जुड़ी हुई है प्राइवेसी, फुल प्राइवेसी के साथ, ठीक है ना। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। आप मस्त रहें, यूं ही मुस्कुराते रहें। इस वीडियो को अपने मित्रों में जरूर शेयर करें, या इतना ही बता दें कि हाँ, अगर आपको सुपर फास्ट क्विक रिवीजन वीडियो चाहिए, क्विक रिवीजन, स्मार्ट रिवीजन चाहिए, तो एक गुरुजी वर्ल्ड परिवार चैनल है, हृदय से जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।